Hello everyone. Today we are going to start our new chapter, chapter number 5, Parties and Party System. This chapter has been added to replace your old chapter. The name of the old chapter is Challenges to and Restoration of Congress System or Congress System in India. Some topics of chapter number 2, era of one party dominance are added in this chapter. As I told you earlier कि पूरी तरीके से कम डिलीटेड नहीं है. दिस चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटली डिलीटेड. सम टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आर एडेड इन द यूनिट नंबर 5. Fine. And some also other new added topic like bi-party system, multi-party system, political party and coalition government we will discuss in this chapter. So नाउ देर इज़ नो कन्फ्यूज़न कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सबसे पहले हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यू एडेड टॉपिक लाइक बाय पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टी, मल्टी पार्टी, उनके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टडी द टॉपिक दैट आर टेकन फ्रॉम एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, क्योंकि पूरा चैप्टर वो नहीं है, उसके कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिए गए हैं. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस जो हमारा यूनिट नंबर 5 थी ना, कांग्रेस सिस्टम इन इंडिया, उसके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद न्यू एडेड टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द पॉलिटिकल पार्टीज? स्टूडेंट, अगर आपको याद हो क्लास 10th सिविक्स में आपने ये चैप्टर पढ़ा है पॉलिटिकल पार्टी, वहीं से ये कंटेंट मैंने लिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं. सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का. दैट पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट. ओके, पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मतलब जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, सेम थिंकिंग होती है, वो इकट्ठे आते हैं और एक पार्टी फॉर्म करते हैं एंड देन दे कंटेस्ट इलेक्शन. Okay, they agree on some policies and the program for the society with a view of promoting the collective good. और इस तरीके से वो अपने कुछ पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाते हैं और सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज? Political parties has 3 components. Number 1 leader, number 2 active member and number 3 followers. लीडर्स मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लीडर्स हैं, यानी कि जो किसी भी मतलब सीट को जीत गए हैं या तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से या फिर वो टॉप लीडर हैं, उनको हम लीडर्स बोलेंगे. ये फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकंड वन इज़ द एक्टिव मेंबर. एक्टिव मेंबर दोज हु आर वर्किंग फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज़. हिंदी में हम इसको कार्यकर्ता बोलेंगे कि ये इस पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं. एंड थर्ड वन इज़ द फॉलोवर्स. फॉलोवर्स मीन्स जो उस पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो करते हैं. जैसे हम किसी ना किसी पार्टी को फॉलो करते हैं, ओके, तो हम फॉलोवर्स बन गए. तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स हैं. नंबर 1 लीडर, नंबर 2 एक्टिव मेंबर एंड नंबर 3 फॉलोवर्स. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी? नंबर 1 पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन. सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल पार्टी जो बनी है वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी. सेकंड, पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स. हमें बताएंगी अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी प्रोग्राम्स को कि हम किस तरीके की पॉलिसी लाने वाले हैं, कैसे प्रोग्रामिंग है हमारी. अगर हम सत्ता में आ गए, अपने जो एजेंडा वो बताएंगे हमें, तो अपने मैनिफेस्टो बताएंगे कि अगर हम सत्ता में आ गए, अगर हम जीत गए तो हम ये काम करेंगे. इन दिस वे अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ और प्रोग्राम को कॉमन पीपल को पॉलिटिकल पार्टी बताती है कि हम आने वाले टाइम पर क्या क्या करने वाले हैं. ओके, मेकिंग लॉज. अब मेकिंग लॉज आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे लॉज बनाएंगी, यानी कि जो हमारे लेजिस्लेचर में जाएंगी, जो एग्जीक्यूटिव में जाएंगी, वो पॉलिटिकल पार्टी ही तो होंगी जो जीत के जाएंगी. तो इन दिस वे मेकिंग लॉ, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट. जीतने के बाद फॉर्म करेंगी गवर्नमेंट को और उसके बाद सरकार चलाएंगी, सरकार बनाएंगी, फिर सरकार चलाएगी. एंड प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन. जो पॉलिटिकल पार्टी हार जाएगी वो अपोजिशन का रोल प्ले करेगी. ओपोजिशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, ओपोजिशन ही हमें ये बताता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, जो सत्ता में जो इस टाइम पर हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्या गलतियां कर रही है, क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है. ठीक है, ओपोजिशन पार्टी ही हमें ये सब बताती है. तो ओपोजिशन ऑल्सो प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
एंड पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हाउ दे शेप पब्लिक ओपिनियन, कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो लोगों के बीच तक जाती हैं, जो उसके एक्टिव मेंबर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वो कॉमन सिटीजन के बीच में जाते हैं। वो जानते हैं कि यहाँ के लोगों की क्या डिमांड है, यहाँ के लोग कलेक्टिवली क्या चाहते हैं, और इस तरीके से पब्लिक की जो ओपिनियन होती है उसको वो शेप देती हैं, यानी कि उसको किसी न किसी तरीके से उसको अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। फाइन। उसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट। पीपल, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, ओके, गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। मीन्स मतलब जो जैसे कि पॉवर्टी के लिए अगर कोई स्कीम चलाई है, या फिर कोई और कॉमन पीपल के लिए कोई स्कीम्स चलाई है, गरीब लोगों के लिए किसी भी तरीके की, जैसे मिड डे मील्स वगैरह होती हैं, तो ये वेलफेयर प्रोग्राम्स जो भी गवर्नमेंट चलाती है उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? एक्टिव मेंबर ऑफ द पार्टी। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ के लोगों को नहीं पता कि गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स चलाई हैं और इनका बेनिफिट हम कैसे ले सकते हैं। तो ये सब काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करती हैं, कि जो बिल्कुल ये जुड़ी होती हैं ग्रास रूट लेवल तक, पॉलिटिकल पार्टीज़। और ये उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, जो उम्मीदवार खड़ा होगा, उसको वहाँ के बारे में प्रॉपर नॉलेज होगी कि यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या चाहते हैं, किस चीज़ की कमी है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स होती हैं, वो सब पॉलिटिकल पार्टी ही लोगों तक पहुँचाती है, राइट। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो नाउ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया। देखिए, अभी हम इंडिया का पार्टी सिस्टम की बात करने से पहले जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं, यानी कि बाय पार्टी सिस्टम क्या है, वन पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, पहले मैं शॉर्ट में उनको बता देती हूँ। इसका मटेरियल भी मैं आपको भेज दूँगी कंप्लीट कि कैसी है। वैसे आप क्लास 10th की सिविक्स उठा के अगर देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास है तो वहाँ से आप मैटर प्रिपेयर कीजिए, नहीं तो मैं आपको भेज दूँगी। तो जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम इन इंडिया तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, वी नो। तो पहले हम ये देखते हैं कि वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है। देखो, वन पार्टी सिस्टम इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। किसी भी मतलब ऐसी कंट्री में, जैसे कि चाइना है, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है। तो कहीं पे भी जहाँ पे कम्युनिज्म है बेसिकली, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी अदर पार्टी को परमिशन नहीं होती पॉलिटिकल पार्टी बनाने की, गवर्नमेंट फॉर्म करने की, या इलेक्शंस को कंटेस्ट करने की। सिर्फ एक ही पार्टी को परमिशन होती है। अगर कोई दूसरी पार्टी बनाने की कोशिश भी करता है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको अनफेयर मीन्स से उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। डर्टी पॉलिटिक्स की जाती है और उस पार्टी को पनपने ही नहीं दिया जाता। तो कुछ कंट्रीज़ में, जैसे चाइना इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द वन पार्टी सिस्टम, तो वन पार्टी सिस्टम चाइना में है। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। उसके बाद है टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि चांसेस ऑफ विनिंग इज़ बिटवीन टू मेन पार्टीज़। दो मेन पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि यूएसए के अंदर है, यूके के अंदर है। सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में आ जाती है। यानी कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि देयर विल बी टू पार्टी सिस्टम। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है, देयर विल बी मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। तो और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम होता है कि मोर देन टू पार्टीज compete फॉर पावर। एक से ज़्यादा पार्टीज होंगी और वो क्या करेंगी? कंटेस्ट करेंगी इलेक्शंस एक दूसरे के साथ, मतलब उनकी खींचातानी चलती रहेगी। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट, भाई तीनों में से कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है? क्योंकि चाइना के अंदर तो हम ये मानते हैं ना कि एक तरीके से वहाँ पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, जब एक ही पार्टी है। जब एक ही पार्टी होगी, क्योंकि वह एक ही पार्टी होगी, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर उस एक पार्टी में होंगे उनकी आइडियोलॉजी तो सेम होगी ना, उनके प्रिंसिपल तो सेम होंगे। चाहे कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करे, अगर 10 उसके पार्टी के मेंबर हैं, 10 में से कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट करे, लेकिन आइडियोलॉजी तो सेम है, वो तो चेंज हुई नहीं,
राइट। इसी तरीके से टू पार्टी सिस्टम है, हर किसी को पता है ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम कौन सा बेस्ट है, विच वन इज़ द बेस्ट। सो इट इज़ डिपेंड ऑन द डिफरेंट फैक्टर। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी पार्टी सिस्टम को ऐसे नहीं कह सकते कि वन पार्टी सिस्टम बेस्ट है या मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है या टू पार्टी सिस्टम बेस्ट है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, डिफरेंट कंडीशंस, ओके, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया कह सकते हैं या डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब भारत जैसे देश के अंदर अगर हम कहें कि वन पार्टी सिस्टम हो या टू पार्टी सिस्टम हो तो वह एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी है भारत के अंदर। तो यहाँ पे वन पार्टी या टू पार्टी सिस्टम तो चल ही नहीं पाएगा। तो दैट इज़ वाई देर इज़ अ मल्टी पार्टी सिस्टम। अब चाइना है, चाइना में एक ही एथनिक ग्रुप है, इतने ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स नहीं हैं वहाँ पे, तो इतनी ज़्यादा आपस में खींचातानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ईजिली एक्सेप्ट कर लिया है इस चीज़ को, वहाँ पे भी रिवोल्यूशन होती है, इसके खिलाफ आवाज़ उठती है, लेकिन उसको सप्रेस कर दिया जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एथनिक, ओनली वन एथनिक ग्रुप इज़ देयर एंड इट डिपेंड ऑन द नेचर एंड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द सोसाइटी। सो हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पार्टी सिस्टम को ये नहीं कह सकते कि दैट पार्टी सिस्टम इज़ बेस्ट। वो डिपेंड करेगा कंट्री टू कंट्री एंड रीजन टू रीजन, कि किस रीजन के अंदर, किस कंट्री के अंदर स्मॉल कंट्री है, लार्ज पॉपुलेशन है, ठीक है। अगर बहुत लार्ज पॉपुलेशन है तो वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम ही चलेगा, क्योंकि अलग अलग लोगों के व्यूज़ होंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे, आइडियोलॉजीज होगी, राइट। तो ये चीज़ हमें यहाँ से समझ में आई है कि हमने समझा है कि वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम क्या होता है और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, एंड विच वन इज़ द बेस्ट, एंड इट डिपेंड टू रीजन एंड द कंट्री टू कंट्री, ओके। अभी आगे कॉलिजन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, वो मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो इंडिया हैज़ ए मल्टी पार्टी सिस्टम एज वी नो ऑल, वेयर पॉलिटिकल पार्टीज आर क्लासीफाइड एज नेशनल, स्टेट और द रीजनल लेवल, ठीक है। नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, ये सब पार्टी होती है रीजनल लेवल पे, एंड द स्टेटस ऑफ द पार्टी इज अकॉर्डेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठ जाए, ठीक है भाई हमने पॉलिटिकल पार्टी बना ली। जो भी पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, चाहे वो नेशनल लेवल पे बनेगी, चाहे स्टेट लेवल पे बनेगी या रीजनल लेवल पे बनेगी, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एंड द सेम इज़ रिव्यूड ओकेजनली। ऑल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन, तभी हम उसको कहेंगे कि जो भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर दी, उसकी मैं क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगी कि इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर्ड होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए किसी भी पार्टी को, स्टेट पार्टी बनने के लिए या फिर नेशनल पार्टी बनने के लिए। सो अ स्पेशल एंड द यूनिक इलेक्शन सिंबल, अब जो भी पार्टी इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड कर दी उसको इलेक्शन कमीशन एक सिंबल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। उसको सिंबल इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्शन कमीशन एज पर लेटेस्ट पब्लिकेशन फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर हम लेटेस्ट डाटा को देखें तो द टोटल नंबर ऑफ द पार्टी रजिस्टर्ड वोज कितनी है, 2598 पार्टीज टोटल ये हैं, विद 8 नेशनल पार्टीज, जिनके अंदर 8 नेशनल पार्टी है। 10th क्लास के सिविक्स में आपका दिया होगा कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 7 दे रखी हैं, ठीक है। लेकिन जो नई पॉलिटिकल पार्टी अभी आई है एनपीपी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी एनपीपी के बारे में कंप्लीट डिटेल, जब सारी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताया जाएगा। तो जो एनपीपी नई पॉलिटिकल पार्टी ऑब्जर्व हुई है 2019 के अंदर, तो उसको मिलाकर हमारी अब हो गई हैं 8 नेशनल पार्टीज हमारी बन गई हैं, 7 नहीं रही, 8 हो गई हैं। सो एंड 52 स्टेट पार्टीज हैं एंड 2538 अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। ये हमारा डाटा है, रिसेंट जो डाटा है इलेक्शन कमीशन का, वो है ये आपका। अब हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए बेसिकली क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। ए पार्टी हैज़ टू लिव अप टू एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग
क्वालिफिकेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी। इनमें से कोई भी एक क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल करती है कोई भी पार्टी तो उसको हम नेशनल पार्टी कंसिडर कर लेंगे, हम नहीं, इलेक्शन कमीशन उसको नेशनल पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड कर लेगा। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, इट हैज़ टू विन ए मिनिमम ऑफ 2% ऑफ द सीट इन द लोकसभा फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट। 3 डिफरेंट अलग अलग स्टेट से कम मिनिमम 2% जो है वो सीट इसको जीतनी है, ठीक है। और इन जनरल इलेक्शन मीन्स लोकसभा के जो इलेक्शन होती हैं या फिर हमारे लेजिस्लेटिव जो असेंबली इलेक्शन होती हैं उनके अंदर क्या है कि पार्टी मस्ट मैनेज टू विन 6% ऑफ द वोट्स। पार्टी को जीतनी है 6% वोट उसको जीतनी है एंड विन एटलीस्ट 4 लोकसभा सीट एज वेल। साथ के साथ देखिए 6% ऑफ वोट इन द लोकसभा इलेक्शन में, या तो वो 6% टोटल वोट जीत जाए लोकसभा इलेक्शन में, या ये इसमें से और है, या फिर 6% ऑफ वोट इन द असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट। 4 स्टेट में 6% वोट वो जीत जाए असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट के अंदर, या फिर लोकसभा इलेक्शन के अंदर टोटल 6% वोट जीत जाए, ये तो और में हो गया। एंड विन एटलीस्ट, और साथ के साथ उसको जीतनी पड़ेंगी 4 सीट इन द लोकसभा इलेक्शन, मतलब 6% वोट और साथ के साथ 4 सीट लोकसभा के इलेक्शन के अंदर कम से कम 4 सीट उस पार्टी को जीतनी पड़ेंगी। जैसे कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसी है तो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी जो कि नेशनल पार्टी बनने जा रही है उसको 543 में से 4 सीट उस पार्टी को जीतनी पड़ेंगी और 6% वोट जीतनी पड़ेंगी। लोकसभा इलेक्शन में 6% और 6% अगर असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं तो 4 सीट के अंदर 4 स्टेट के अंदर 6% ऑफ वोट उसको जीतनी पड़ेगी। ओके, सो इस तरीके से वो पार्टी अगर ये क्वालिफिकेशंस वो फुलफिल करती है तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। एज आई टोल्ड यू कि अब जो है 8 पार्टी हो चुकी हैं, अभी मैं बताऊंगी आपको आगे कि वो 8 पार्टी कौन सी हैं और उनके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम करेंगे उन पार्टीज़ के बारे में। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जो साइन है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फूल की जो पत्तियाँ आपको नज़र आ रही है ना, ये वाला दिस इज़ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब इसके अंदर क्या है कि इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1998 के अंदर हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ये ममता बनर्जी की पार्टी है, राइट, एंड रिकॉग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी। 2016 के अंदर इसको नेशनल पार्टी बना दिया गया था ममता बनर्जी की पार्टी को, और इसका नाम क्या है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। एंड द पार्टी सिंबल्स इज फ्लावर एंड ग्रास, ये इसका सिंबल है फ्लावर एंड ग्रास, और पूरी तरीके से कमिटेड है टू सेकुलरिज्म एंड द फेडरलिज्म। देखिए मेन चीज़ हम इनमें पढ़ेंगे। तो ये एक नेशनल पार्टी बन चुकी है। सेकंड वन इज़ द बहुजन समाज पार्टी, BSP। ये हमारी पार्टी है, जो एलिफेंट का साइन है ये BSP है, बहुजन समाज पार्टी। फॉर्म्ड इन 1984 के अंदर इसकी फॉर्मेशन हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसीराम। और कांसीराम बेसिकली जो इसकी आइडियोलॉजी है ना वो है बहुजन समाज, दलित के लिए, आदिवासीज़ के लिए, OBCs के लिए एंड द रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। और स्पेशली ये जो अटेंशन ड्रॉ करती है ना वो दलित के लिए, जैसे जो टीचिंग्स है ना, जैसे साहू महाराज, महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले, नाम सुना होगा आपने, रामास्वामी नायकर, बाबा साहेब अम्बेडकर, इन सब ने किसके लिए काम किया था, दलित सोसाइटी के लिए, OBCs के लिए, आदिवासीज़ के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। तो इन सब से इंस्पिरेशन लेकर ये पार्टी बनी है 1984 में, बहुजन समाज पार्टी। और इसका जो है आइडियोलॉजी मैंने आपको बताई दी है क्या है, और इसकी फाउंडर हैं कांसीराम। ओके, सो थर्ड वन इज़ द BJP, भारतीय जनता पार्टी। सबको पता ही है कि इसका साइन क्या है, कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी बेसिकली भारतीय जनसंघ, ठीक है, इसकी जो फाउंडेड इन 1980, इसको रिवाइव किया गया था भारतीय जनसंघ को, पहले ये भारतीय जनसंघ के नाम पे था।
एंड फॉर्म्ड बाय द श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन, देखिए अब बीजेपी का टाइम पीरियड है तो बीजेपी को आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको रिवाइव किया था इन 1951 में, मतलब इसकी फॉर्मेशन पहले 1951 में हुई थी, उसके बाद इसको रिवाइव करके 1980 के अंदर इसको बीजेपी का नाम दे दिया गया। और पूरी तरीके से जो ये है इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि जो हमारा एंशियंट कल्चर है, हमारी एंशियंट वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम बचा के रखें, उनको रिवाइव करें। और जो दीनदयाल उपाध्याय के जो आइडियाज़ थे ना, इंटीग्रल ह्यूमनिज़्म, ठीक है, अंत्योदय, ये सब चीज़ें, अंत्योदय का मतलब होता है आर्ट ऑफ लिविंग, ये सब चीज़ें, और हिंदुत्व को बनाए रखना, हिंदुत्व इज़ आर्ट ऑफ लिविंग, सॉरी, हिंदुत्व इज़ आर्ट ऑफ लिविंग। और ये इस अंत्योदय का मतलब होता है कि लास्ट ह्यूमन बीइंग, जो एक लाइन में जो लास्ट ह्यूमन बीइंग खड़ा है ना, वहाँ तक जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो लास्ट ह्यूमन बीइंग तक पहुँच जाएं, यानी कि लाइन में आखिरी में खड़े हुए इंसान तक भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स पहुँचे, कोई बच ना जाए, कोई छूट ना जाए, ये मतलब है अंत्योदय का। सो आर्ट ऑफ लिविंग है हिंदुत्व, यानी कि इन सब चीज़ों को फोकस करती है, और यही इसकी जो है वो आइडियोलॉजी है, राइट। तो नेक्स्ट वन है हमारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, सीपीआई का फिर स्प्लिट हो गया था इंडिया चाइना वॉर के बाद, और सीपीआई-एम बन गई थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट, ये बन गई थी, ठीक है। अब सीपीआई का जो साइन है वो आपका ये है, ये आपकी सीपीआई है, और ये सीपीआई, ये सीपीआई है, और ये दूसरी ऊपर वाली है सीपीआई मार्क्सिस्ट। जो सीपीआई है ना, वो फॉर्म्ड हुई थी 1925 में, जो बिलीव करते हैं पूरी तरीके से लैनिनिज्म में, जो लैनिन के जो आइडियाज़ थे, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, इन सब चीज़ों में वे पूरी तरीके से बिलीव करते हैं। कम्युनलिज्म, ठीक है, इसके अंदर उनका विश्वास, उस पर फोर्स करते हैं। कम्युनलिज्म के अंदर कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनको, उनके अंदर फोर्स करते हैं, तभी तो हमने देखा था ना कि यूएसएसआर, कुछ जो इसके टू सेगमेंट थे, प्रो यूएसएसआर और प्रो चाइनीज़, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो ये है पार्टी। उसके बाद 1964 में इसकी स्प्लिट हो गई थी, स्प्लिट होने के बाद ये बन गई थी, इन्होंने अपनी अलग से पार्टी बना ली थी, जो चाइना को सपोर्ट करते थे, उन्होंने अपनी सीपीआई-एम अलग पार्टी बना ली थी 1964 के अंदर, फाइन। और बेसिकली अगर देखा जाए तो ये इसका जो प्रेजेंस में जो इसकी स्टेट है वो है केरला, वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन स्टेट्स के अंदर ये पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वन हमारा है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी क्योंकि ये जो चैप्टर है वही कांग्रेस सिस्टम के बारे में है, ठीक है। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो हमारी काफ़ी पुरानी पार्टी है, इसको कांग्रेस पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पुरानी पार्टीज़ में से एक है, जिसकी फाउंडेशन हुई थी 1985 के अंदर, एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, काफ़ी स्प्लिट्स आए कांग्रेस के अंदर। क्योंकि देखिए उस टाइम पर, अभी मैं आपको जब चैप्टर आगे पढ़ाऊंगी तो डीपली इसके बारे में बता दूंगी, अलग अलग आइडियोलॉजी के जितने भी पीपल थे वो स्टार्टिंग में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही थे, तो फिर धीरे धीरे इसका स्प्लिट होना शुरू हो गया। वो मैं आपको भी जब चैप्टर आगे डीप में हम इसको स्टडी करेंगे तब मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो एक तरीके से ये जो पार्टी है रूलिंग पार्टी रही है सेंटर में टिल 1977 एंड देन इन 1989, और उसके बाद जो है ये एक सेंटरिस्ट पार्टी है, ठीक है ना। लेफ्टीज़ होते हैं, राइटीज़ होते हैं, तो लेफ्ट विंग, राइट विंग आपको अच्छे से पता है, मैनी टाइम्स यू आर टोल्ड कि राइटीज़ कौन होते हैं, लेफ्टीज़ कौन होती हैं। बट जो कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है ना, ये कहते हैं कि हम सेंटरिस्ट हैं, हम ना लेफ्टीज़ की तरफ है ना राइटीज़ की तरफ है। लेकिन अगर पुराने टाइम की कांग्रेस को देखा जाए तो उस टाइम पर ये पूरी तरीके से लेफ्टीज़ थी, और बीजेपी की आइडियोलॉजी अगर देखी जाए तो वो राइटिस्ट है, ओके। तो ये कांग्रेस के बारे में था। और अभी जो इसके लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए इसका अलायंस है, अभी मैं आपको कॉलिशन गवर्नमेंट पढ़ाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। एंड इन 2004 to 2019, इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वोन 52 सीट।
अब जो हमारे 2019 के अंदर लोकसभा के जनरल इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे इसको 52 सीट मिली थी कांग्रेस पार्टी को। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ द एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। ये जो आप घड़ी का निशान देख रहे हो ना, एनसीपी, सो दैट इज़ इसमें से ही स्प्लिट होकर हमारी बनी है एनपीपी। अभी हम एनपीपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड इन 1999, ठीक है, इसमें बनी थी ये। और ये बेसिकली क्या है, शरद पवार की पार्टी है, क्योंकि शरद पवार जो थे वो अलग हो गए थे कांग्रेस पार्टी से, पहले कांग्रेस में थे। उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, दे वांट दैट हाई ऑफिशियल्स इन द गवर्नमेंट टू बी कन्फाइंड ए नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। शरद पवार क्या कहते थे कि भाई जो हायर पोस्ट दी जाए या फिर कोई गवर्नमेंट की ऐसी पोस्ट दी जाए, कोई गस्टेड अगर पोस्ट दी जाएगी, तो वो नेचुरल जो भारत में जन्मा है ना, जो सिटीजन, उसको दी जाएगी। तो इनके स्प्लिट का रीज़न यही था, कांग्रेस से ये अलग हो गए थे सिर्फ इसी बेसिस पे कि उस टाइम जो सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया था, जिनका ओरिजिन इटालियन से है, इटली से है। तो दैट इज़ वाई यहाँ पे स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस के अंदर, और शरद पवार ने अपनी अलग से पार्टी बना ली थी एनसीपी। इन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया था उस चीज़ को, काफ़ी विरोध किया था कि भाई जो इटली का जो ओरिजिन है, जो इटली से आई है, वो भारत की किसी ऐसी पोस्ट के ऊपर नहीं हो सकती। फाइन, ओके, सो ये हमारी 7 पार्टी हैं जो अभी तक थी। अब हमारी 2019 के अंदर एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनी है, रजिस्टर्ड हुई है एनपीपी। जो एनपीपी में जो है हमारे पीए संगमा जो हैं, वो पहले एनसीपी के अंदर ही थे, और उन्होंने एनसीपी से अपनी नई पार्टी बना ली एनपीपी। एनपीपी की फुल फॉर्म है द नेशनल पीपल्स पार्टी। ओके, एंड इट इन्फ्लुएंस इज मोस्टली कंसनट्रेटेड इन द मेघालय। ये मेघालय की पार्टी है एनपीपी, और फाउंडेड बाय पीए संगमा, ठीक है। 2000 जुलाई 2019 में इसको फाउंडेड किया गया। सो दैट्स ऑल अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। Okay, now the state parties. State parties referred to as regional parties, commonly referred to as regional parties. तो यहाँ पे भी स्टेट पार्टी का 3 कंडीशंस दी गई हैं आपको, 3 क्वालिफिकेशंस में से कोई भी एक उसको फुलफिल करनी है, या आप पढ़ लीजिए कि कोई भी एक, मतलब वही है, सेम प्रोसीजर है जो हमने पहले पढ़ा था नेशनल पार्टी के लिए, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे था। तो इनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन पार्टी अगर फुलफिल करती है, तो उसको वो इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर्ड कर देगा एज द स्टेट पार्टी। फाइन, अभी मैं आपको बताती हूँ कॉलिजन गवर्नमेंट, ठीक है। कॉलिशन सिस्टम क्या होता है? कॉलिशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा, अगर एक क्लियर मेजोरिटी ना आए किसी पर्टिकुलर पार्टी की, अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि 2-3 पार्टी मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो ये कॉलिजन गवर्नमेंट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर। इट इज़ अ सिस्टम, यहाँ से आप पढ़ेंगे, इट इज़ अ सिस्टम वेयर 2 और मोर पार्टीज कम टुगेदर। एक से ज़्यादा पार्टी इकट्ठी होती हैं और आती हैं और गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है। जब भी किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, उस टाइम पर ये कॉलिशन गवर्नमेंट बनती है, बिकॉज नो सिंगल पार्टी इज एबल टू सिक्योर मेजोरिटी ऑन इट्स ओन। एंड द कॉलिजन पार्टी हैज़ बीन ए न्यू फीचर ऑफ आर पार्टी सिस्टम। हमारी पार्टी सिस्टम का एक नया फीचर है। वी हैव रीच्ड ए सिचुएशन वेयर देर इज़ नो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट एक्सेप्ट इन सम ऑफ द स्टेट। अभी हम आजकल अगर देखें तो कुछ स्टेट को छोड़कर ज़्यादातर स्टेट के अंदर कॉलिशन सिस्टम ही चल रहा है, मिली जुली सरकार पार्टीज़ की, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉलिशन पार्टी, आइडियोलॉजीज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन द बैक सीट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन थ्रू द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम विच रिफ्लेक्ट द। देखिए, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलिशन सिस्टम होता क्या है। मैनी टाइम्स क्लास 10th में भी आपको समझाया था कॉलिशन सिस्टम, 9th में भी समझाया था, 11th में भी समझाया था, आपको अच्छे से आ भी गया होगा। और इस चैप्टर के अंदर भी आपको बार बार ये कॉलिशन सिस्टम देखने को मिलेगा।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द न्यूली एडेड टॉपिक बाय द सीबीएसई। जो भी टॉपिक्स आपके एड ऑन हुए थे इस चैप्टर में वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस जो पार्ट आपका एडेड हुआ है इराफ वन पार्ट डोमिनेंस यानी कि चैप्टर नंबर 2 से, वहाँ से हम शुरू करेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।